हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन के फोर्थ लेक्चर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है उससे कुछ रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो है रिलीफ्स और रेमेडीज़ विच आर अवेलेबल टू कंज्यूमर ऑन कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय हिम। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा मैसेज। अन अकेडमी की ऐप पर जाके अगर आप क्लैट सर्च करोगे तो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप यहाँ पर फ्री क्लासेस देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर कोड डालता हूँ ट्यूटर 10। ठीक है, और मैंने अनलॉक पे क्लिक किया। देखो हमारा फ्री प्लान जो है अनलॉक हो गया। अब ये क्लास मैं देख सकूंगा। ठीक है, तो देखो तो इस क्लास से हम लोग कनेक्ट हो गए थे। सारे टीचर्स जो है यहाँ पर लाइव पढ़ाते हैं। यहाँ पर टेस्ट्स है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि यू लैट जो टेस्ट है, जो फिर से जनवरी 16 सुबह 11 बजे होने वाला है। तो इन सब चीज़ों से आपको पता चलेगा कि क्लैट के लिए आपकी तैयारी कितनी है, या अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फ्री क्लासेस से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि अन अकेडमी का ये जो क्लैट का कोर्स है ये आपके लिए कितना सही है, और ये लॉ का करियर भी जो है ये आपके लिए कितना सही है। तो बहुत सारा स्टफ है, ऐप में जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना और फ्री क्लास सब्सक्राइब करके देखो, क्योंकि लॉ जो है ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है। ठीक है, ये काफ़ी लोग सोचते नहीं है। मैंने एक पोल भी किया था अपने चैनल पे, जहाँ पर मैंने बोला था कि आप कौन सा करियर ऑप्शन लेना चाहते हो, तो लॉ पे काफ़ी कम लोगों ने वोट किया। मैं बहुत सरप्राइज हो गया। सिर्फ वकील बनने के लिए लॉ नहीं पढ़ा जाता है। लॉ पढ़ने से आप बड़ी बड़ी कंपनीज के लीगल डिपार्टमेंट्स में भी काम कर सकते हैं। वैसे करियर आपकी चॉइस है, फिर भी मैं आपको एक बार बोलूंगा कि आप ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, करियर ऑप्शन को एवेल्युएट ज़रूर करना। अब चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो रिलीफ्स और रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर ऑन कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय हिम मतलब अगर कोई कंज्यूमर कोई कंप्लेंट फाइल करता है तो उसको कौन से रिलीफ मिल सकते हैं कंपनी की तरफ से। तो सबसे पहला जो है वो है रिमूवल ऑफ डिफेक्ट फ्रॉम द गुड्स, यानी कि गुड्स में जो भी खराबी है उसको आप हटा दो। ठीक है, तो ये सारे रिलीफ कौन देगा? ये सारे रिलीफ देखो, कंज्यूमर जो है वो क्या करता है, कंप्लेंट करता है। ओके, सबसे पहले तो वो कंपनी को या मैन्युफैक्चरर को कंप्लेन करेगा, लेकिन अगर उसने नहीं सुना तो ये कंप्लेंट किसके पास जाएगी? रिड्रेसल एजेंसी। ठीक है, ये रिड्रेसल एजेंसी जो है ये कौन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर कंप्लेन करती है रिड्रेसल एजेंसी को, रिड्रेसल एजेंसी जो है वो अपनी जजमेंट सुनाती है, और फिर जिस कंपनी से या मैन्युफैक्चरर से गुड्स लिए गए थे या सर्विसेज लिया गया था, मैं यहाँ पर सेलर लिखता हूँ, जिस सेलर से भी ये गुड्स या सर्विसेज लिए गए थे उसको कंज्यूमर को खामियाजा देना पड़ता है। ऑर्डर कौन देता है? रिड्रेसल एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्रेसल एजेंसी जो है वो सेलर को बोल सकती है कि तुम अपने गुड्स में से डिफेक्ट जो है उसको हटाओ, तुम अपने गुड्स को रिप्लेस कर दो यानी कि चेंज कर दो, तुम प्राइस को रिफंड कर दो। ठीक है, जो प्राइस कंज्यूमर ने पे किया था सेलर को उसको रिटर्न करो, तुम कंपेंसेशन दो लॉस और इंजरी के लिए, यानी कि कंज्यूमर को जो भी लॉस या इंजरी हुई है उसका खामियाजा दो। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस, अगर सेल जो हुआ है वो गुड्स नहीं सर्विस है तो उसमें जो डेफिशिएंसी है उसको हटाओ। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अगर ये सेलर हमेशा से चालाकी चीटिंग वगैरह कर रहा है तो रिड्रेसल एजेंसी इसको हिदायत दे सकती है कि तुम आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना। तो हो सकता है डर के ये सेलर जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बंद कर दे। स्टॉपिंग द सेल ऑफ हैजर्डस गुड्स, अगर ये सेलर कोई ऐसा सामान बेच रहा है जो हैजर्डस है यानी कि जिससे खतरा है, तो रिड्रेसल एजेंसी ऑर्डर कर सकती है इस सेलर को कि ऐसा सामान तुमको बेचना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और विड्रॉल ऑफ हैजर्डस गुड फ्रॉम द मार्केट, मान लो कि ये सेलर जो है इसने काफ़ी सारे छोटे छोटे दुकानों में अपना सामान बेच रखा है जो अभी तक कंज्यूमर ने खरीदा नहीं है लेकिन मार्केट में है, दुकानों में अवेलेबल है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर पता चलता है कि इन गुड्स से खतरा है, तो उसको मार्केट से उठाने की हिदायत दी जा सकती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैगी का। कुछ दिनों पहले, 2-4 साल पहले शायद, मैगी के पैकेट में जो कुछ ऐसा एक केमिकल था शायद उसमें जिसको खतरनाक पाया गया था, जो कि अगर बच्चे उनको खा लें तो उनको हेल्थ में जो है एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो कंपनी को क्या करना पड़ा था, नेस्ले कंपनी को सारे मैगीज़ को मार्केट से उठा करके फिर उन्होंने शायद उसको जला दिया था या डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो विड्रॉल ऑफ हैजर्डस गुड फ्रॉम द मार्केट,
ये भी करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट टू ग्रीव्ड पार्टी। मान लो कि एक बंदा है, उसने मैगी खरीदी, मैगी खाया और उसका पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, उसके बाद उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा और ठीक होने के लिए उसको अच्छा खासा खर्चा हुआ। तो फिर उसने कंप्लेन किया, कंप्लेन करने के बाद सेलर ने बोला कि अच्छा ठीक है, तुमने 10 रुपये में मैगी खरीदी थी, चलो मैं 10 रुपये वापस कर देता हूँ। तो क्या कंज्यूमर इसमें मानेगा? नहीं मानेगा। वो बोलेगा नहीं, मेरा इस 10 रुपये के मैगी के चलते में काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया है, मुझे बहुत तकलीफ सहनी पड़ी है, तो मुझे उसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। तो ग्रीव्ड पार्टी को एडिक्वेट कॉस्ट, ठीक है, एडिक्वेट कॉस्ट यानी कि कोर्ट जितना ठीक समझता है, कंज्यूमर तो उस पर दावा ठोकेगा ही, लेकिन कोर्ट के हिसाब से जो भी फेयर अमाउंट होती है कंपनसेशन की, उतना देना पड़ सकता है कंपनी को, ठीक है। अब इसके बाद देखो, टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और डिफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन पर्सन टू बी यूटिलाइज इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। अब क्या होता है कि जब कोई रिड्रेसल एजेंसी, या आप इसको छोटा सा कोर्ट बोल सकते हो, जो कंज्यूमर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो ये रिड्रेसल एजेंसी जब किसी सेलर को दंड देती है तो उसके साथ कभी कभी ये भी बोलती है कि तुम कंज्यूमर का वेलफेयर फंड जो है उसमें, जो मान लो वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स था 100 रुपए का, ठीक है, जो गुड सेलर ने बेचे थे डिफेक्टिव जो निकले थे वो 100 रुपए के थे, तो तुम इस 100 रुपया का नॉट लेस देन 5% यानी कि मिनिमम 5 रुपया, 100 रुपये में से मिनिमम 5 रुपये जो है ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा करोगे। ऐसा ऑर्डर करती है एजेंसी, रिड्रेसल एजेंसी ऐसा ऑर्डर करती है सेलर को कि 100 रुपये के डिफेक्टिव गुड्स तुमने बेचे हैं तो 5 रुपये मिनिमम तुमको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डालना पड़ेगा या किसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ेगा जिसका एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर में यूज हो सके। अब क्या होता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड एक ऐसा फंड है जो कंज्यूमर की वेलफेयर के लिए बनाया गया है। कभी कभी इस फंड को यूज करके लोग जो हैं वो ये जो सेलर, जो कंपनी चीट करती हैं उनके अगेंस्ट में केस वगैरह करते हैं, उनके अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं, और ये फंड का पैसा जो है कंज्यूमर की भलाई के लिए ही खर्च होता है। तो दंड के रूप में सेलर को इस फंड में भी चंदा देने के लिए कहा जाता है, यानी कि डिफेक्टिव गुड्स का जो वैल्यू है उसको कंज्यूमर को तो कॉम्पेंसेट करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ एक मिनिमम 5% ऑफ द वैल्यू जो है उसको इस फंड में चंदा भी देना पड़ेगा। इसके बाद है टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अब मान लो कि किसी ऐड में, ठीक है, कोई प्रोडक्ट का एक मिसलीडिंग ऐड दिखाया जा रहा है, यानी कि उस प्रोडक्ट में कुछ बेनिफिट्स है ही नहीं, पर एडवर्टीजमेंट में जो बेनिफिट्स है ही नहीं उनका बखान किया जा रहा है। तो उस समय रिड्रेसल एजेंसी सेलर को या कंपनी को बोल सकती है कि तुम इस एडवर्टाइजमेंट को करेक्ट करो और एक ऐसा ऐड लाओ जिसमें तुम ये सच्चाई बताओ कि नहीं, मेरे ऐसे प्रोडक्ट में ये सारी खूबियां नहीं है जो मैं पहले अपनी पुरानी एडवर्टीजमेंट में बताया करता था, ठीक है। तो तुम कंज्यूमर को सच दिखाओ अपने एडवर्टीजमेंट में, करेक्टिव एडवर्टीजमेंट लाओ, या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को बंद करो। टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू अप्रोप्रिएट पार्टी, तो किसी एग्रीव्ड पार्टी को एडिक्वेट कॉस्ट जो है वो देना पड़ेगा। ये चीज़ ऊपर भी लिखी हुई थी, फिर से यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, ये रहा पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट टू ग्रीव्ड पार्टी, तो ये यहाँ लिखी है, यहाँ पर भी फिर से इन्होंने लिख दिया है। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से, इनका आंसर्स क्या होगा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कवर किए गए हैं, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ ए कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से एक कंज्यूमर कौन है, तो कंज्यूमर कौन है इसके लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होने पड़ेंगे। या तो पहला, जो बंदा गुड्स बाय करता है या सर्विसेज हायर करता है फॉर सम वैल्यू, तो गुड्स बाय करेगा और सर्विसेज हायर करेगा फॉर सम वैल्यू, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ अगर लिख दोगे ना कि गुड्स बाय करता है या सर्विसेज हायर करता है, वन हु बाइज गुड्स और हायर सर्विसेज इज कंज्यूमर, तो गलत हो जाएगा। फॉर सम वैल्यू, फोकट में अगर आपको कोई गुड्स दे रहा है या फोकट में अगर कोई आपको सर्विसेज दे रहा है तो आप कंज्यूमर नहीं बन सकते। मतलब आप कंज्यूमर तो हो, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहेगा कि अरे भाई तुमने पैसे थोड़ी पे किए थे इसके लिए, तो तुम कंज्यूमर नहीं हो, तुम कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, तो पहला बंदा कौन है, पहला वो जो अपने पैसों से या किसी के भी पैसों से पैसे चुकाकर, मतलब गुड्स या सर्विसेज लेता है, ओके। दूसरा पॉइंट क्या है, एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विद द अप्रूवल ऑफ बायर। अब यहाँ पर समझने की बात है, सेंटेंस सुनकर तो आपको कठिन लग रहा होगा। देखो, मान लो कि मैंने एक साइकिल खरीदी, ठीक है, और ये साइकिल मैंने अपने पैसों से खरीदी,
ठीक है, मैंने पे किए, लेकिन ये साइकिल मैंने मेरे छोटे भाई के लिए खरीदी, तो ये साइकिल जो है मैंने अपने छोटे भाई ब्रदर को दे दिया। ओके, तो क्या होगा, साइकिल कौन चला रहा है, साइकिल चला रहा है मेरा भाई। ओके, और पैसे किसने दिए, पैसे दिए मैंने। ठीक है, तो खरीदा मैंने लेकिन चला रहा है मेरा भाई। अब मेरा भाई जो है इस साइकिल को चलाते वक्त इस साइकिल में कुछ खराबी थी, जो खराबी के कारण भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसको चोट लग गई। ठीक है, तो यहां पर क्या मेरा भाई कंप्लेन फाइल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि मेरा भाई यहां पर बेनिफिशियरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज है। ठीक है, यहां पर मेरा भाई जो है वो यूजर ऑफ सच गुड्स या बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज है विद द अप्रूवल ऑफ बायर। बायर कौन है? बायर तो मैं हूं, लेकिन मेरे अप्रूवल के साथ उसने गुड्स या सर्विसेज को यूज किया था और उससे उसको कोई हानि पहुंच गई, उसको कोई चोट लग गई उस गुड्स में खराबी होने के कारण, तो वो भी एक कंज्यूमर है। ठीक है, वो भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। ओके, तो ये पॉइंट भी याद रखना। तीसरा पॉइंट है एनीवन हु यूजेस द गुड्स बॉट और सर्विसेज हायर्ड फॉर अर्निंग लाइवलीहुड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सैलून का। ठीक है, तो सैलून में आप जाते हो, सैलून में क्या होता है, एक बार्बर होता है जो आपके लिए बाल वगैरह काट देता है, जो भी आपकी हेयर ड्रेसिंग कर देता है। तो वो जो गुड्स यूज़ करता है, जैसे कि उसकी कैंची हो गई, शेविंग क्रीम हो गया, शेविंग ब्रश हो गया, ट्रिमर हो गया, तो उन गुड्स को वो क्या करता है, खरीद के अपनी रोज़मर्रा की कमाई के लिए, अपना गुजर बसर करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, तो इन गुड्स में अगर मान लो कि उसने कुछ ट्रिमर खरीदा है, ठीक है, अब इस ट्रिमर से ट्रिम करते समय इस ट्रिमर में कुछ खराबी आ गई और किसी कंज्यूमर का, मतलब वहाँ सैलून में एक कस्टमर गया हुआ था, उसका गाल कट गया, तो फिर क्या वो कंप्लेंट कर सकता है? ज़रूर कर सकता है, क्योंकि वो एक कंज्यूमर है। ठीक है, हो सकता है कि आपको लगता हो कि वो ट्रिमर खुद तो यूज़ नहीं करता, वो तो बिज़नेस के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है। बिज़नेस के पर्पज़ के लिए भी अगर यूज़ कर रहा हो तो भी वो कंज्यूमर है। वो हो सकता है कि इस ट्रिमर से अपनी शेविंग ना कर रहा हो, दूसरों की कर दे रहा हो, फिर भी यहाँ पर जो कस्टमर है जिसका गाल कटा उसको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा। जो बंदा इस ट्रिमर को यूज़ कर रहा है अपने लिवलीहुड के लिए, उसको कंज्यूमर माना जाएगा। ठीक है, तो ये शायद आपको एग्जाम्पल से सब कुछ याद रहेगा, आशा करता हूँ। तो कंज्यूमर कौन है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला तो बहुत सिंपल है, जो अपने पैसे से खुद के लिए गुड्स या सर्विसेज खरीदता है वो कंज्यूमर है। ठीक है, कुछ वैल्यू चुका के, फ्री में नहीं। दूसरा कौन है, जो किसी और के खरीदे हुए गुड्स या सर्विसेज को उसकी मर्जी से यूज कर रहा हो। ठीक है, उसके अप्रूवल से यूज कर रहा हो। जैसे कि पिताजी ने अपने बेटे के लिए कुछ खरीद के दिया और वो सामान अगर डिफेक्टिव निकल गया, तो फिर बेटा जो है उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि वो कंज्यूमर माना जाएगा। ओके, और उसके बाद है, अगर कोई बंदा अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि जैसे कि सैलून में जो बार्बर होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर वो कोई गुड्स या सर्विसेज यूज़ कर रहा है, तो फिर वो उस केस में उन गुड्स और सर्विसेज का कंज्यूमर माना जाएगा। ठीक है, अब व्हेन और अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन द कंप्लेंट्स बी फाइल्ड, किस सर्कमस्टेंसेस में और कब कंप्लेंट्स फाइल की जा सकती हैं? तो कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड एंड कंपेंसेशन क्लेम कैन बी क्लेम्ड बाय कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर कौन है? इन तीनों में से कोई एक बंदा होना चाहिए कंज्यूमर। तो कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो कब फाइल कर सकते हैं? सबसे पहला, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। अगर कोई ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कि कोई चीटिंगबाजी, धोखेबाजी कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल की जा सकती है। जब गुड्स डिफेक्टिव हों तब कंप्लेन फाइल की जा सकती है, और जब डेफिशिएंसी इन सर्विसेज हो, तो अगर आपने कोई सर्विस लिया है और वो डेफिशिएंट सर्विस है, मान लो कि आपने जूम कार से, जूम कार का आपने नाम सुना होगा, एक कंपनी है जो कार हायर पे देती है, उससे एक कार हायर किया और सॉरी कार होगा ये, एक बार मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ। जूम कार से आपने एक कार हायर किया और कार पे बैठते ही आपको पता चला कि ब्रेक्स जो है कार के वो तो लग ही नहीं रहे। तो ये जो सर्विस आपको जूम कार ने प्रोवाइड की कार हायरिंग की, उसमें डेफिशिएंसी है, क्योंकि कार के ब्रेक्स जो है वो ठीक नहीं है। ओके, तो इस केस में आप कंप्लेंट कर सकते हो।